दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 26 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है 8वां वचन। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात बहुत बढ़ चुकी थी। तर्क वितर्क और कुतर्क दोनों ओर से जारी थे। हालांकि दोनों अपने मन को जवाब देने के लिए एक दूसरे पर इल्जाम तो लगा रहे थे, लेकिन मन ही मन एक दूसरे के लिए तड़प भी रहे थे। रघुनाथ शर्मा जी के 3 पुत्रियां और एक छोटा पुत्र था। उनकी 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी और अपनी तीसरी बेटी पूजा की शादी अपने दफ्तर के सामने डेली नीड्स स्टोर पर काम करने वाले आनंद से कर दी थी। रघुनाथ शर्मा जी गवर्नमेंट में हेड क्लर्क थे। ज्यादातर दफ्तर के सामने वाली दुकान से ही वह सामान खरीदते थे और उस दुकान के मालिक से उनकी अच्छी जान पहचान थी। उन्होंने ही आनंद के बारे में बताया था। वह बहुत अच्छा लड़का है। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि आनंद के पिता किसी प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर पद से रिटायर हो चुके हैं। आनंद का एक छोटा भाई और बहन भी थी। उनका 1-2 मंजिला 100 वर्ग मीटर का घर भी था, जिसमें कि ऊपर का हिस्सा उन्होंने किराए पर दे रखा था। छोटा भाई कॉलेज में पढ़ रहा था और बहन 12वीं क्लास में थी। घर में आय का साधन घर का किराया और आनंद की तनख्वाह ही थी। आनंद ने शादी करते समय रघुनाथ शर्मा जी को स्पष्ट रूप में बता दिया था कि हम कोई ज्यादा अमीर तो है नहीं और जब तक बहन की शादी नहीं हो जाती तब तक वह घर से अलग भी नहीं हो सकता। पापा ने अपनी नौकरी में रहते हुए हम लोगों के लिए 2 मंजिला घर भी बना रखा है। घर में माता जी ने कभी कोई चीज की कमी नहीं होने दी। आनंद के पिता ने भी स्पष्ट तौर से रघुनाथ जी को कह दिया था कि हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो केवल घर में आराम से मिलजुल कर रहने वाली एक घरेलू लड़की की आवश्यकता है। रघुनाथ जी को भी ऐसे ही लड़के की तलाश थी। विवाह उपरांत 6 महीने मानो पंख लगाकर उड़ गए हों। आनंद की मम्मी भी आनंद के जैसी सुलझी हुई विचारों की थी। आनंद का छोटा भाई भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाता था। आनंद की बहन भी घर के हर काम में पूर्ण रूप से सहयोग करती थी। हालांकि आनंद स्टोर से देर से ही आता था और अक्सर इतवार को भी ओवर टाइम कर लिया करता था। इसके अलावा वह और अच्छी नौकरियों के लिए भी पढ़ाई करता ही रहता था। पूजा भी उस घर में बेहद प्यार पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। आनंद ने पूजा के जन्मदिन पर अपने बचाए हुए सारे पैसों में से उसको एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन लाकर दिया था। यूं भी माँ आनंद को खर्च के लिए 5,000 रुपये महीना दे दिया करती थी। बाकी के 15,000 माँ अपने पास घर खर्च के लिए रख लेती थी। इन्हीं पैसों से ही पूजा के लिए गहने भी खरीदे गए थे, जो पूजा के वापस देने पर भी उन्होंने यह कहकर नहीं लिए कि तुम समझदार बनो और अपना सामान खुद ही संभाल कर रखो। जब इच्छा हो तब पहन लो और चाहो तो बैंक के लॉकर में रखवा दो। कभी घर में कोई चीज की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि आनंद ने अपनी बचत के सारे पैसों में से पूजा को मोबाइल भी दिलवा दिया था
और छुट्टी वाले दिन जब यह लोग घूमने जाते थे तो आनंद ने पूजा की मनपसंद 2 महंगी ड्रेस भी दिलवाई थी। क्योंकि पूजा को सावन में अपने मायके जाना था, इसलिए आनंद नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी किसी से भी कमतर लगे। मायके में उसकी दोनों बड़ी बहनें भी आई हुई थीं और वहां जाने पर ही उसे पता चला कि उसकी सहेली की शादी भी अगले इतवार की ही है। मायके में भी पूजा का अधिकांश समय अपनी सहेली के साथ ही कट रहा था। शादी के लिए जब गिफ्ट की बात हुई तो पूजा की मम्मी ने बताया कि तुम्हारी शादी में तुम्हारी सहेली प्रियंका ने तुमको सबसे भारी वाली पायल दी थी, जो लगभग 5,000 की होगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पड़ोस के नाते हमारा लेना देना तो सिर्फ 1100 रुपये का ही है, अतः वह तो उसे 1100 का ही नेक देंगी। तभी दोनों बड़ी बहनों ने कहा, तुम्हारी सहेली ने तुम्हें इतनी भारी पायल दी है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी उसे कुछ महंगा ही उपहार दो। पूजा के पास भी इतने पैसे तो नहीं थे। आनंद ने उसको मोबाइल और 2 महंगे सूट भी दिलवाए थे, तो अब तो उसके पास भी पैसे नहीं होंगे। अगर ससुराल में सासू माँ से इस बारे में जिक्र भी किया जाए तो वे स्पष्ट रूप से कह देंगे कि तुम अपनी मम्मी के घर हो, वहाँ तो वही जाने। दोनों बहनों का घर भी नजदीक ही था और वह लगभग जब तब रोज ही मायके आती रहती थी। बहनों से पैसे उधार लेना अच्छा तो नहीं लगेगा। ऐसा ही कुछ सोचते हुए पूजा ने आनंद जी को फोन किया कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे डॉक्टर को दिखाना है। इलाज में कम से कम 5,000 रुपए तो लग ही जाएंगे। आप मम्मी से लेकर मुझे 5,000 दे जाओ। आनंद को पूजा की तबीयत के बारे में बहुत चिंता हुई और उसने घर जाते ही मम्मी से इस बारे में बात करी तो आनंद की मम्मी ने हैरान होते हुए कहा कि अगर वास्तव में पूजा की तबीयत खराब है तो उसके घर वालों की ड्यूटी बनती है कि उसका इलाज करवाएं। यह क्या बात हुई? यूं भी अगर बहू की ज्यादा ही तबीयत खराब है तो उसे यहाँ ले आओ, अपने ESI अस्पताल में ही उसे दिखा देना। बाकी हमारी बहू है, हम अपने हिसाब से इलाज करवा लेंगे। पैसे देकर वह वहाँ किस डॉक्टर को क्या दिखाएगी, यह तो हमें पता तो होना ही चाहिए। बात की गंभीरता को समझते हुए आनंद ने फोन स्पीकर पर करके मम्मी से बात करने के लिए पूजा को कहा। पूजा ने सासू माँ से भी वही कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे 5,000 रुपए भिजवा दो, डॉक्टर को दिखाना है। आनंद की मम्मी बार बार यही कह रही थी कि अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब है तो कल मैं आनंद को तुमको लेने को भेज दूंगी। यहाँ आओ, हम अपने आप डॉक्टर को दिखाएंगे। बस यूं ही वाद प्रतिवाद चल रहा था कि पूजा को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में ही बोली, मेरे आदमी की सारी कमाई तो आप रख लेती हो, क्या जरूरत पड़ने पर मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए भी 5,000 रुपए की हकदार नहीं हूँ? कोई जरूरत नहीं है अपने बेटे को यहाँ भेजने की या आपको यहाँ आने की। ऐसा कहकर पूजा ने फोन काट दिया। आनंद को उम्मीद भी नहीं थी कि पूजा उसकी मम्मी से इस तरह से भी बात करेगी। उसके बाद कई बार उसने पूजा से बात करना चाही, लेकिन पूजा ने फोन नहीं उठाया।
घर में आनंद को भी पूजा का ऐसा व्यवहार बहुत बुरा लगा। माँ ने भी तब से यह कहकर चुप्पी साध ली थी कि अब से तुम्हें अपनी तनख्वाह मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, अपना इंतज़ाम अलग ही कर लो। अब आनंद माँ को समझाए या पूजा को, किसी तरह से माँ को समझा बुझाकर उसने इस बात के लिए मना लिया था कि कल मैं पूजा के घर जाऊंगा और हो सकता है कि वह वास्तव में बहुत बीमार हो, तो जो उचित लगेगा हम वैसा ही करेंगे। दूसरे दिन बहनों के सामने जब पूजा ने अपने माता पिता को यह बतलाया कि उसकी सासू माँ ने उसकी बीमारी के नाम पर भी पूजा को पैसे देने से मना कर दिया और उसके पति के सारे पैसे माँ ही रख लेती है, बस एक बार किसी के बारे में विचार बदलो तो ढूंढ ढूंढ कर उनकी बुराइयां भी मिलने लगी और साथ में घर में उसकी माँ और बहनों की सहानुभूति भी। घर में सबको लगने लगा कि पूजा अपने ससुराल में बहुत अत्याचार सहन कर रही है। बस फिर क्या था, अपने अपने तरीके से सब उसके साथ शोक व्यक्त कर रहे थे। उसी रात दुकान से सीधा आनंद अपने ससुराल आ गया। पूजा ने उससे पैसे मांगे तो आनंद ने उसे देखते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल सही लग रही हो। हाँ, ठीक हूँ। तो क्या मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ सकती? पूजा ने चिल्लाकर कहा। ठीक है, कोई कारण तो बताओ। घर में किसी ने भी आनंद से सीधे मुंह बात भी नहीं की। हालांकि आनंद को भूख भी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने ना तो कुछ खाया और ना ही किसी ने उससे ज़्यादा पूछने की ज़रूरत समझी। इसके विपरीत बहनें अपने घर चली गईं और उसके मम्मी पापा भी उसका अच्छे से स्वागत करना तो दूर, बिना बात करे ही सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन जब वह सुबह घर से जाने के लिए निकला तो पूजा ने तो उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और कोई भी उसको बाहर तक छोड़ना तो दूर, जाते हुए देखने भी नहीं आया। अपनी सहेली की शादी में तो पूजा ने अपनी तरफ से अपनी दूसरी नई पायल उसको उपहार स्वरूप दे दी थी, लेकिन अब तक उन दोनों घरों के बीच कड़वाहट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि दोनों के मिलने की कोई सूरत ही नहीं दिखाई दे रही थी। अब तीज के बाद जब सारी सहेलियां अपने अपने घर वापस जा रही थी तो पूजा को अपना सासू माँ से किया हुआ व्यवहार तो याद आ रहा था, पर अपने मन को उसने यही कहकर समझा लिया कि वास्तव में यह लोग इतने बुरे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर भी पैसे नहीं दे सकते। लेकिन मन था कि मान ही नहीं रहा था। आनंद की रह रहकर याद आ रही थी। यही हाल आनंद जी का भी था। बहुत गुस्सा था पूजा के ऊपर, लेकिन फिर भी मन में यह भी तो आ रहा था कि अगर पत्नी पैसे मांग ही रही थी तो हो सकता है वह मुझे तब ना बताना चाह रही हो। इतनी बड़ी कहानी बनाने की बजाय अगर मैं उधार लेकर भी उसे दे देता तो भी ऐसा पहली बार ही तो हुआ था। मुझे पता भी चल जाता कि वह आखिर पैसे खर्च करती कहाँ। इतने समय तक भी तो उसने कुछ नहीं मांगा, आखिर जरूरत हुई कहाँ। दोनों के घर पर एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के मन में बेहद जहर भरा जा रहा था।
दोनों के घर वाले बढ़ा चढ़ाकर यही साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका दामाद या उनकी बहू दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं। इस महीने तनख्वाह मिलते ही आनंद ने पूजा को फोन करा। पूजा तो जैसे फोन का इंतजार ही कर रही थी। आनंद ने पूजा को फोन करके कहा, मैं तुम्हारे घर तो आऊंगा नहीं, वहीं पार्क में जहां हम मिलते हैं आ जाओ और अपने 5,000 ले जाओ। तुम्हारे को मुझसे भी ज़्यादा 5,000 रुपये अच्छे लगते हैं ना? उसकी वजह से ही तो तुम संबंध तोड़ रही थी, वह ले लेना और अब मैं ही तुमसे कोई संबंध नहीं रखूंगा। आनंद ऐसा कह तो दिया था, लेकिन पूजा के आने के लिए हाँ बोलने के बाद बहुत बेचैनी से आनंद पूजा का इंतजार कर रहा था। पार्क में जब दोनों मिले तो गुस्सा तो मानो पूजा के आंसुओं के साथ बह चुका था। दोनों पार्क में बहुत देर तक बैठे रहे, बातें करते रहे। जब आनंद ने पैसे देने की कोशिश की तो पूजा ने बताया कि अब उसे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी सहेली को पायल देने के लिए लेना चाहती थी। बेवकूफ, तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? ऐसा बता देती तो कोई भी बात बढ़ती ही क्यों? मैं किसी से भी उधार लाकर दे देता, ना इधर घर में ना उधर घर में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। मेरे होते हुए मेरी पत्नी किसी के भी सामने अपने आप को कमतर समझे, मैं ऐसा थोड़ा ही सहन कर सकता था। बातों ही बातों में रात हो गई। बस अब और इंतजार नहीं। पूजा को लेने के लिए आनंद उसके साथ अब उसके मायके गया तो उसके माता पिता भी हैरान थे। लेकिन पूजा ने अपना सामान पैक करा और जाने की आज्ञा मांगी। हैरान से माता पिता ने उसे विदा कर दिया। ससुराल में पूजा ने जब पैर छूकर सासू माँ से माफी मांगी तो वह भी हैरान थी, लेकिन बहू के लौटने की खुशी भी थी। उस रात दोनों ने एक वचन बिना अग्नि की साक्षी के लिया था कि अब कभी भी हम एक दूसरे से कुछ भी छिपाएंगे नहीं। यह उनका 8वां वचन था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।